नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज मौसम ने दिल्ली की जनता को रुला दिया। आपको बता दें कि कल देर शाम से दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। दिल्ली सरकार ने यह वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के अंदर जल भराव की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर जल भराव की समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम विधायक और सांसद सड़कों पर बारिश के दौरान पानी की निकासी करवाते हुए नजर आए। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज ओवर के नीचे खड़ी हुई नजर आई, जहां पर वो चप्पलों में अधिकारियों को निर्देश देती हुई साफ दिखाई दे रही थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस वक्त कहा था कि हम आने वाले मानसून में बरसात के समय में ना वाटर लॉगिंग होने देंगे और ना ही ट्रैफिक जाम की समस्या से दिल्ली की जनता को जूझने देंगे। लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या ने दिल्ली सरकार के कामों की पोल खोल दी। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा हाल ही में 3400 गड्ढे भरते हुए दिल्ली की सड़कों पर नजर आए थे, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष भी किया था। 3400 गड्ढे भरने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर समस्या जस की तस खड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो एनसीआर से सटे गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी आज बारिश जमकर हुई, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या साफ देखी जा सकती थी। इस वाटर लॉगिंग की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार की तरफ से किए गए दावों की पोल पर आज बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी विपक्ष ने और पूर्व मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे उनकी पोल दिल्ली की जनता के सामने खुलती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अवैध मदरसों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बुलडोजर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही में देखिएगा कि अभी तक यदि बात की जाए तो सैकड़ों अवैध मदरसे ऐसे हैं कि जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चल चुका है, और सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं कि जिन पर सीज की कार्रवाई की गई है। लेकिन वही देखिए कि ताज़ा मामला उधम सिंह नगर का है कि उधम सिंह नगर में आज हाल ही में 17 ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए हैं कि जो अवैध तरीके से पाए गए हैं। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी हाल ही में 17 मदरसे अवैध तरीके से पाए गए हैं, तो उन पर भी बुलडोजर चलना तय है। और इसी तरीके से देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं उन पर भी बुलडोजर चला रहे हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तो जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अवैध मदरसों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, उसको तभी अवैध मदरसों की याद आती है या अवैध जमीनों की याद आती है जब चुनाव नज़दीक हो। क्योंकि अभी देखिएगा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर जो चुनाव है पंचायत के वो चल रहे हैं, और पंचायत चुनाव में इससे पहले कहीं ना कहीं इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चलना कहीं ना कहीं एक और ये इशारा जरूर करता है कि इसका फायदा जरूर चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे विपक्ष के सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूरे हो चुके हैं, और 4 सालों के अंदर कई ऐसे अवैध मदरसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोड़े हैं। तो इसी तरीके से देखिए कि आगे भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लगातार इस तरह के यदि कोई अवैध कब्जे करता है या फिर अवैध मस्जिद या अवैध मदरसा बनाता है तो उस पर इसी तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाले हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की।
जो है महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर जो है हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं, ये कहना है शिवसेना यूबीटी के कद्दावर नेता संजय राउत का। दरअसल संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी एमवीए की कोई जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक लोगों का दबाव है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। ये बयान कांग्रेस के लिए साफ संकेत है कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना अब अलग राह पकड़ सकती है। लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र के विकास और मराठी मानुष का सम्मान के लिए दोनों ठाकरे भाइयों का साथ आना चाहिए। वहीं इस बयान पर कांग्रेस का रुख जो है काफी सदा हुआ है। कांग्रेस जो है महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मैं संजय राउत के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। स्थानीय चुनाव स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में लड़े जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी मीडिया से कहा था कि अगर कांग्रेस निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करती है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। गौरतलब है कि 5 जुलाई को हिंदी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए थे। उसी मंच पर उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए थे कि वो चुनाव भी साथ लड़ सकते हैं। रैली में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस नदारद रही। तो क्या महाराष्ट्र में बने नए राजनीतिक समीकरणों से कांग्रेस को अकेला छोड़ने की तैयारी है? क्या शिवसेना यूबीटी और एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठजोड़ महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। फिर एक मर्तबा आपका सिटी रिपोर्टर में स्वागत है। आज फिर एक मर्तबा आपके सामने हाजिर हूँ शहर बेंगलोर से खास रिपोर्ट लेकर। आज सुबह सवेरे बेंगलोर शहर में बागेपल्ली के विधायक, कांग्रेस के विधायक सुब्बा रेड्डी के घर पर ईडी ने छापेमारी की। इसके साथ साथ आज ईडी ने बेंगलोर शहर में 5 जगहों पर छापेमारी की है। एक तरफ सीएम के बदलाव को लेकर कर्नाटका में कांग्रेस सरकार में हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ बेंगलोर शहर में जैसे ईडी छापेमारी का काम जारी है। यहाँ पर सीएम के बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम सिद्धरामैया सभी लोग आज दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर देखना होगा कि आज राहुल गांधी से भी सीएम सिद्धरामैया मुलाकात करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सीएम बदलाव होने की उम्मीद है या नहीं। लेकिन कर्नाटका में खासकर ईडी के छापे दिन ब दिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेताओं ने कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई कर्नाटका में ईडी का सिलसिला, छापे मारने का सिलसिला जारी रहता है या नहीं। क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल के विधायकों पर भी छापेमारी करती है या फिर एक तरफा यहाँ पर काम कर रही है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कर्नाटका में अब सिद्धरामैया सरकार आने वाले 2.5 साल सीएम रहते हैं या नहीं। आज इसका ये फैसला दिल्ली में राहुल गांधी के पास हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका के इंचार्ज सरजेवाला बेंगलोर में सभी विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग की और सभी की शिकायतें उसूल करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। अब ये देखना होगा कि आज कर्नाटका के सीएम का अहम फैसला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। देख रहे हैं JK24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि आज पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज गरियाबंद जिले के दौरे पर पहुंचे,
जहां जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद वे मैनपुर पहुंचे, जहां जन न्याय यात्रा की सभा को संबोधित किए, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किए। वहीं साथ ही धवलपुर तक पीसीसी अध्यक्ष रैली के साथ खुद पैदल चलकर आए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के द्वारा यह पद यात्रा 10 जुलाई से 16 जुलाई तक मैनपुर से रायपुर राजभवन के लिए निकाला गया है, जिसमें 10 विभिन्न बिंदुओं पर इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यह यात्रा की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, जिले भर के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। यह पदयात्रा एक 6 दिन के लिए निकाला गया है, जो जगह जगह इनका पड़ाव है और हर दिन यह यात्रा एनएसयूआई के जो युवा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके द्वारा संचालन किया जाएगा। अब वहीं जो पीसीसी अध्यक्ष पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई मुद्दों पर घेरा। अब इस यात्रा के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने, इस क्षेत्र को समस्या को दूर करने के लिए जो यात्रा निकाला गया है वह कितना सफल होगा, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं रामनंदन साहू। बताते चले कि बिहार में चुनावी हलचलें तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था, जिस पर महागठबंधन ने रोष जताते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया था। महागठबंधन के सभी घटक दल बिहार को बंद किए थे। इस दौरान पटना में देखने को मिला है राहुल गांधी जिस रथ पर सवार थे, उस रथ पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चढ़ना चाहा तो उनके गार्ड्स ने उन्हें धक्का मारकर उतार दिया। वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी उस रथ पर चढ़ना चाहे तो उसे भी धक्का मारकर उतार दिया गया। तो कहीं न कहीं जाप के समर्थक और कन्हैया कुमार के समर्थकों में इस बात को लेकर काफी रोष व्याप्त है। इसी पर प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये दोनों को जो धक्का मारकर उतारा गया, एक सांसद थे, एक नेता थे, तो ये सब पिछलगुआ पार्टी हैं, जो लालू जी जिनको चाहेंगे उन्हीं को उस रथ पर सवार वो हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि लालू जी चाहेंगे कन्हैया कुमार इतने दिन बिहार में रहे तो ही रह सकते हैं, ऐसे वो नहीं रह सकते हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर ने उस पर कटाक्ष किया। वहीं हम आपको एक बड़ी खबर से अवगत करा दें कि झारखंड देवघर में जो हुआ चारा घोटाला मामले में लालू यादव की टेंशनें जो है वो बढ़ गई है। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय झारखंड से CBI जो है सो लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग की है, जिसे झारखंड उच्चतम न्यायालय ने मंजूर भी कर लिया है। बता दें कि 89 लाख चारे घोटाले मामले में सजा की जो बात कही गई है। वहीं हम आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच सीट शेयरिंग का मामला किसी भी दल के द्वारा साफ नहीं किया गया है। एक तरफ देख लें कांग्रेस महागठबंधन से कांग्रेस कह रहे हैं जो हम 50 सीट से कम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि महागठबंधन के जो छोटे छोटे घटक दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो सभी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन से ये उम्मीद आ रही है, जो आ रही है बात सामने, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने पूरे बिहार के 122 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ये अपनी तैयारी जो है तो पूरी कर ली है और चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कब तक खुलासा हो पाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ JK24x7 न्यूज के लिए, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर के। उत्तराखंड के मौसम की अगर हम बात करें तो मानसून की वजह से जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक घटनाओं की अगर हम बात करें तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं ऐसे ज़िले हैं जहां पर पूरी तरीके से जो पुल हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरीके से टूट गए हैं।
सड़कों की बात करें तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से मलबा पूरी तरीके से सड़कों के बीचों बीच आ गया है, लेकिन जेसीबी के माध्यम से लगातार जो सड़क किनारे मलबा आ गया है उसको हटाया जा रहा है, जिससे कि जो रास्ता है वो बाधित ना हो और आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ना हो। साथ ही साथ मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर के जो तमाम एजेंसियां है, चाहे वो एसडीआरएफ हो चाहे वो एनडीआरएफ हो, दोनों को ही अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरीके की घटना या कोई दुर्घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। कुछ हिमालय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जेसीबी को लगातार अलग अलग स्थानों पर करा गया है कि अगर किसी भी तरीके की घटना होती है तो जेसीबी जा करके वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगाई जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में डीएसओ की अगर हम बात करें तो डीएसओ ने ये ऑर्डर किए हैं कि करीब 4000 लीटर जो तेल है वो सभी तेल पंपे वालों को रखने पड़ेंगे, स्टॉक में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों की बात करें जहां नगर निगम बड़े दावे और वादे कर रहा था कि उन्होंने पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली है, लेकिन अब उनकी पोल भी खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो जलभराव की समस्या को लेकर के आए दिन जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो खबरें आ रही है उसको लेकर के आम जो लोग हैं वो शिकायत लेकर के अलग अलग विभागों में जा रहे हैं, जिम्मेदार विभागों में शिकायतें कर रहे हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी शिकायतों के ऊपर कितना काम किया जाता है और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवारा कुत्तों के काटने को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है, जहां लखनऊ नगर निगम पर लोग लगातार निशान उठा रहे हैं कि आखिरकार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार लखनऊ नगर निगम आवारा पशुओं पर, आवारा कुत्तों पर खासकर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। दरअसल जो आवारा कुत्ते हैं या जो सड़कों पर रहते हैं उनके काटे जाने का, उनके द्वारा मनुष्यों को काटे जाने के मामले पिछले 1 साल में तकरीबन 70% बढ़ गए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आवारा कुत्तों का आतंक है, जिसको लेकर के अब राजधानी लखनऊ में नगर विकास विभाग में भी उठापटक मची हुई है। महापौर ने अब एक निश्चित बजट के साथ आवारा कुत्तों को रखने के लिए, उनके खान पान के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए एक शेल्टर होम बनाने जा रही है। लखनऊ नगर निगम में सदन में इसका बजट पास होगा। सदन में बजट पास होने के बाद इस पर कार्यकारिणी होगी। कार्यकारिणी ये तय करेगी कि आखिरकार जितने बजट की मद आई है वो कहाँ पर बनेगा, किस तरीके से उसमें अंदर की व्यवस्थाएं होंगी, क्या खान पान होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नगर निगम काम कर रहा है। दरअसल देखा गया है जो पेट्स लवर हैं, जो डॉग लवर्स हैं वो, या जो जानवरों के लवर्स हैं वो सड़कों पर इस तरीके से आम जो आवारा या जो सड़कों पर रहते हैं श्वान, उनको लेकर के इतने सजग होते हैं कि यदि वो किसी को काट भी लें या अगर वो राह चलते किसी को काट लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो उनके पक्ष में खड़े होते हैं और उससे आम जनमानस को समस्या भी होती है और साथ ही साथ लोगों का आना जाना भी उन रास्तों से बंद हो जाता है। इसकी तमाम शिकायतें लखनऊ नगर निगम में मिल रही थी। लखनऊ नगर निगम ने अब इन श्वानों को किस तरीके से रखना है, इन श्वानों के लिए किस तरीके से शेल्टर होम बनाया जाएगा, उसका एक बजट निश्चित किया जाएगा। उस बजट के अनुसार इन श्वान को वहाँ पर रखा जाएगा, उसकी देखरेख की जाएगी। उसके लिए पशु कल्याण अधिकारी की ओर से एक टीम गठित की जाएगी। ये पूरा श्वानों को रखने के लिए एक शेल्टर होम निश्चित किया जाएगा, जिसका एक निर्धारित बजट होगा, जिस बजट के अंतर्गत इसे लाया जाएगा। मुख्य तौर पे शहर में आवारा श्वान के काटने की जो पीरियड था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तमाम तरीके की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब श्वान के लिए शेल्टर होम बनेगा और उन शेल्टर होम में ही इन श्वानों को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का पूरा मामला चलाया जा रहा था, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से यूपी ATS ने जांच के बाद यूपी ATS ने इसमें बड़ा खुलासा किया है और जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी और जिस तरह से नसरीन दोनों को
एटीएस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम सवाल हैं उन एजेंसियों के पास, जिसका रिमांड के दौरान एजेंसियां जवाब लेंगी। और शायद यही वजह है कि यूपीए के जो पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यास हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि तमाम जो गतिविधियां हैं उनकी जांच लगातार की जा रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने एफआईआर और तमाम ब्यौरों को यूपी पुलिस से मांगा है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही केंद्रीय एजेंसियां, आईबी जैसे तमाम जो एजेंसियां हैं वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की से पूछताछ करेंगी, आखिर अवैध धर्मांतरण और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। साथ में ये भी है कि जिस तरह से पूरे सिंडिकेट को बलरामपुर में चलाया जा रहा था, आसपास के जिलों में तमाम महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और सरकार की मशीनरी लगातार उसको जमींदोज कर रही है और शायद यही वजह है कि बलरामपुर में उसके अवैध संपत्तियों पर लगातार सरकारी बुलडोजर कहर बरपा रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो उसके नेटवर्क हैं, अन्य जो उसके मददगार और साथी हैं, वो भी एजेंसियों के हत्थे बहुत जल्द ही चढ़ेंगे। हालांकि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां और राज्य एजेंसियां समन्वय स्थापित कर हर एक पहलुओं की जांच की दिशा को तेज कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है रिमांड के दौरान तमाम ऐसे धर्मांतरण से जुड़े खुलासे हो सकते हैं जो अभी होना बाकी है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर में खास खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता ने अपने दिल्ली में अपने तार मजबूत कर लिए हैं। बड़ा चेहरा है, अक्सर बड़े नेता उनको अच्छे शब्दों से संबोधन करते हैं, मंच पे जब आ जाते हैं तो मित्रता के दावे करते हैं। इन बातों से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस नेता की बात की जा रही है। सूत्रों से खबर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, गुजराती ब्रदर्स, उनके नहायती करीबी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता जो कहीं ना कहीं बहुत से पद पे बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में रहे, राष्ट्रीय लेवल पे भी रहे, पार्लियामेंट्री के सदस्य रहे लोकसभा के, और वर्तमान में एक बड़ा पद सत्ता में उनके पास है। उन्होंने अपने तार इतने मजबूत कर लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको एक बड़ा पद प्रदेश लेवल पे संगठन में देने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय लेवल पे भी उनकी बात चल रही है। अब देखने वाली बात है कि वो नाम जो है, जो चर्चा का विषय बन रहा है, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार उत्तर प्रदेश में संगठन में एंट्री होने वाली है, या राष्ट्रीय लेवल पे उनको बड़ा पद मिलने वाला है, क्योंकि बार बार अमित शाह पैरवी करते हुए नज़र आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, और केशव प्रसाद मौर्य भी अपना संगठन मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत अहम खबर है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत हद तक अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व को अपने फेवर में कर रखा है, जो बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या किसी सूत्र के माध्यम से खबरें सामने समाज में आ जाया ही करती हैं। मगर देखने वाली बात है केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से जो शीर्ष नेतृत्व के करीब होते जा रहे हैं और तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब राजनीति संगठन में या क्या पोजीशन उनके होने वाली है, आने वाले कल में ये तय होगा। तस्वीर दिन पे दिन क्लियर होगी केशव प्रसाद मौर्य की असल तस्वीर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रूप में क्या होने वाली है। कैमरा किशन के साथ रजा बादल, लखनऊ, JK न्यूज़।